जय हिंद साथियों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज बात करेंगे इसरो के तरफ से निकाली गई 55 वैकेंसी के बारे में, ठीक है। और ये देखिए नोटिस, ये जो डेट है 24 अक्टूबर 2025 का नोटिस है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, इसका पे स्केल क्या है, इसमें योग्यता क्या मांगी गई है, कैसे आवेदन करना है, लास्ट डेट क्या है, सारे चीज के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप लोग से अनुरोध है, अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम नए नए वैकेंसी के बारे में जानकारी देते रहते हैं। वैसे वैकेंसी जो स्टूडेंट के पहुंच से बाहर रहती है, अलग अलग वेबसाइट से ये वैकेंसी हम लोग निकालते हैं और आप लोग प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें 24 अक्टूबर 2025 का ये नोटिस है और ये इसरो का वैकेंसी है। टोटल 55 सीटों का लिए मांगा गया है आवेदन, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा पोस्ट है। तो देखिए पहला पोस्ट क्या है, फिटर का है, ठीक है। एक मिनट, हाँ पहला पोस्ट फिटर का है। दूसरा पोस्ट देखिए क्या है, मशीनिस्ट का है, ठीक है। दूसरा पोस्ट है मशीनिस्ट का है। तीसरा पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है। चौथा पोस्ट देखिए लैब असिस्टेंट, लैब सहायक का है, ठीक है। तो ये सारी पोस्ट है, इसके बारे में देखते हैं। अगर फिटर का बात करते हैं तो फिटर के लिए कुल 4 पदों की बहाली है, जिसमें जनरल को 2 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस को 1 पोस्ट, ओबीसी को 1 पोस्ट दिया गया है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं दी है, वो कैंडिडेट जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। योग्यता क्या मांगा गया है, योग्यता देखिए मांगा गया है, ये देखिए मैट्रिक, या देखिए मैट्रिक प्लस आईटीआई या एनटीसी या एनएसी। अगर उसमें आपका ट्रेड फिटर है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। बात करते हैं मशीनिस्ट का। मशीनिस्ट के लिए कुल 3 पदों का वैकेंसी है, ठीक है। उसमें जनरल के लिए 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट और एसटी के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। इसमें ओबीसी के लिए पोस्ट नहीं है, तो ओबीसी कैंडिडेट डायरेक्ट जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए देखते हैं क्या योग्यता मांगा गया है। तो देखिए 10वीं पास मांगा गया है, ठीक है। यहाँ देखिए 10th पास प्लस आईटीआई या एनटीसी या एनएसी इन मशीनिस्ट ट्रेड। आपका ट्रेड मशीनिस्ट है अगर आईटीआई में या एनटीसी में या एनएससी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। बात करते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, तो उसके लिए कुल 15 पोस्ट है, ठीक है। 15 पोस्ट में देखिए जनरल के लिए 6 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 4 है, एसटी के लिए 3 और एससी के लिए 1 पोस्ट रखी गई है, ठीक है। अब देखिए इसमें योग्यता क्या मांगा गया है। योग्यता का बात करें तो इसमें 10th पास रखा गया है प्लस आईटीआई या एनटीसी या एनएससी। आपको उसमें ट्रेड क्या होनी चाहिए, ठीक है। ट्रेड बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और या फिर मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, आपका ट्रेड होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी 10th के साथ साथ आईटीआई भी मांगा गया है, ठीक है। लैब असिस्टेंट का बात करते हैं तो लैब असिस्टेंट के लिए कुल 2 पद है, जनरल के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। इसमें भी आपको मैट्रिक के साथ साथ आपको आईटीआई मांगा गया है। आईटीआई में क्या ट्रेड होना चाहिए, लैब असिस्टेंट या केमिकल प्लांट का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं आगे देखते हैं क्या है। आईटी का है, आईटी आईसीईएसएम या आईटीईएसएम के लिए कुल 15 पोस्ट है। उसमें जनरल को 6 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 5 पोस्ट है, एसटी के लिए 2 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। उसमें देखते हैं क्या मांगा गया है। योग्यता देखिए यहाँ 10th पास मांगा गया है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, आईटीआई मांगा गया है या एनटीसी या एनएससी। इसका ट्रेड क्या होना चाहिए आपके पास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। उसके बाद या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस ट्रेड आपका होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि ऊपर में जो पोस्ट है उसका 1 पोस्ट, ठीक है, 1 पोस्ट दिव्यांग व्यक्ति के लिए यानी फिजिकली हैंडीकैप व्यक्ति के लिए ये 1 पोस्ट रिजर्व रखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला पोस्ट क्या है, इलेक्ट्रीशियन का, ठीक है। 14 नंबर पॉइंट में देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 पोस्ट है। तो इसमें देखिए टोटल 8 पोस्ट है इसका। 8 पोस्ट में क्या क्या है, 3 पोस्ट जनरल के लिए है, 4 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 1 पोस्ट है। इसमें भी देखिए मांगा गया आपका क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, उस प्लस आईटीआई या एनटीसी या एनएससी में
आपका ट्रेड क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। इसमें बताया गया, इसमें भी एक पोस्ट जो है वो दिव्यांग लोगों के लिए रखा गया, ठीक है। बात करते हैं अगला पोस्ट क्या है, प्रशीतन एवं वातानुकूलित यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए भी एक पोस्ट है। तो उसमें टोटल 7 पोस्ट है, ठीक है। जनरल के लिए 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट और ओबीसी के लिए 3 पोस्ट रखी गई है। इसमें भी देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास आपको अनिवार्य रूप से मांगा गया है, प्लस आईटीआई, एनटीसी या एनएससी में आपका ट्रेड क्या होना चाहिए, मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फार्मासिस्ट के लिए भी पोस्ट रखी है। फार्मासिस्ट के लिए कितना पोस्ट है, 1 पोस्ट है। फार्मासिस्ट के लिए क्या है, सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, और ये प्रथम श्रेणी के साथ फार्मेसी में क्या है, डिप्लोमा का मांगा गया है, ठीक है। ये उससे बड़ा पोस्ट माना जाता है, इसका वेतन भी ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें बताए कुछ नोट है, इसमें 09 से 15 के लिए 5 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। तो 09 कौन सा है, देखिए ये देखिए 09 क्या है, फिटर है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, लैब असिस्टेंट, उसके बाद मतलब ऊपर का जितना फार्मासिस्ट को छोड़ के जितना भी पोस्ट है वो एक पोस्ट जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए रिजर्व रखा गया, ठीक है। आपका काम का चीज है। देखिए बात करते हैं वेतन का, ठीक है। वेतन क्या है, जो फार्मासिस्ट को छोड़ के जितने पोस्ट है उसके लिए लेवल 3 का पे है, ठीक है। उसके लिए लेवल 3 यानी 21,700 से लेकर 69,100 तक वेतन मिल सकता है। और जो फार्मासिस्ट का पोस्ट है उसके लिए क्या है, लेवल 5 का सैलरी मिलेगा, यानी 29,200 से लेकर 92,300 तक, ठीक है। आयु सीमा क्या है, आयु सीमा आपके पास 18 साल आपके पास होनी चाहिए न्यूनतम उम्र, और अधिकतम उम्र 35। कहने का मतलब है 18 से कम नहीं चलेगा, 35 से ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें जो कैटेगरी वाइज छूट दिया गया है, एसटी एससी के लिए 5 रखा गया, 5 साल, और जो अति पिछड़ा है उसके लिए 3 वर्ष की छूट रखी गई, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, यानी सिलेक्शन प्रोसीड्योर की। क्या होगा कि लिखित परीक्षा की तिथि और स्थान के बारे में अभ्यर्थियों को उचित समय पर सूचित किया जाएगा, यानी जब भी आपका एग्जाम का डेट और स्थान आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, पहले ही बता दिया जाएगा। और इसरो के पास लिखित परीक्षा की तारीख या स्थान बदलने का अधिकार है, यानी एक बार डेट दे दिया ना तो वो चेंज भी हो सकता है, वो स्थान भी चेंज किया जा सकता है, इसरो के पास ये अधिकार है। बात करते हैं किस प्रकार से आप लोग का परीक्षा होगा या क्या होगा उसके बारे में। तो देखिए टेक्नीशियन का जो पोस्ट है, यानी फार्मासिस्ट को छोड़ के बाकी जितने पद है उसमें लिखित परीक्षा होगा और कौशल परीक्षा होगा, ठीक है। तो जो लिखित परीक्षा है उसी के आधार पर मेरिट होगा, और जो कौशल मतलब प्रशिक्षण का जो टेस्ट होगा उसके आधार पर मेरिट नहीं बनेगा, सिर्फ उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। लिखित परीक्षा देखिए 80 क्वेश्चन का रहेगा, ये 80 क्वेश्चन रहेगा लिखित परीक्षा का। क्या हो गया, माफ कीजिए, हाँ 80 प्रश्न रहेगा, 90 मिनट आपको मिलेगा, ठीक है। उसमें माइनस मार्क क्या रहेगा, 1/3 आपके पास माइनस मार्क रहेगा, यानी हर एक गलत आंसर पर आपका 1/3 मार्क काट लिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या बताया गया है। और जो स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और इसमें 1/5 के अनुपात में कम से कम 10 अभ्यर्थी कौशल परीक्षा के लिए चयनित किए जाएंगे, यानी अगर एक पोस्ट है ना तो उसमें 5 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, ठीक है। ये बताया गया है एक पोस्ट के लिए। और देखिए इसमें बताया गया, अगर आप जो स्किल टेस्ट है उसमें क्या है, जनरल को क्वालिफाई करने के लिए 80 में से 32 मार्क्स लाना जरूरी है, और सॉरी लिखित परीक्षा में कम से कम आपको 32 मार्क्स लाइएगा, तभी आप क्वालिफाई माना जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जितना ला सकते हैं, और स्किल में आपको 50% लाना जरूरी है। और अनारक्षित, बहुत बैकग्राउंड साउंड है, और जो आरक्षित कैंडिडेट है उसके लिए क्या है, 24 मार्क्स लाना है और 40% मार्क्स लाना जरूरी है, ये क्वालिफाइंग के लिए। ये स्किल जो है
क्या बोलते हैं स्किल टेस्ट, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका मार्क्स जुटेगा नहीं, ठीक है, ना ही चयन प्रक्रिया में आपको किसी प्रकार का सहायता करेगा। यही जो मार्क्स आप लाइएगा इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों के लिए जो लिखित परीक्षा है तो 18 शहरों के बारे में बताया गया। यहीं पर आपका 18 शहर कौन कौन सा है जहाँ पर आपका लिखित परीक्षा होगा। देखिए अहमदाबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कलकत्ता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम में से कोई भी आपका जो सेंटर है वो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही में से आपको एक चूज करना पड़ेगा और इसी में से आपको आवंटित किया जाएगा, ठीक है। और देखते हैं क्या है मेन बात। ये आपका सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया ये सब। देखिए लिखित परीक्षा तिथि केंद्र अथवा कौशल परीक्षा तिथि केंद्र अथवा पत्राचार के लिए ईमेल आईडी अथवा ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत किसी भी अन्य सूचना में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप बाद में ईमेल आईडी वगैरह चेंज करना चाहते हैं या परीक्षा केंद्र बाद में चेंज करना चाहते हैं तो ये आप एक बार जो भर दिए उसी में आपका फिर परिवर्तन नहीं होगा, उसी में आपको जाके एग्जाम देना है और वही ईमेल आईडी आपको आगे रखना है, ठीक है। और देखिए क्या है मेन बात पर हम लोग फोकस करेंगे। देखिए आवेदन कीजिएगा तो कब खुलेगा आपका वेबसाइट। वेबसाइट खुला हुआ 24 अक्टूबर से, ठीक है। 24 अक्टूबर से खुला हुआ, कब तक खुला रहेगा आपका 13 नवंबर तक खुला रहेगा, ठीक है। तो 13 नवंबर 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक खुला रहेगा। और ठीक है यहाँ तक। हाँ ये आपका हेल्पलाइन नंबर दिया गया। आवेदन के दौरान तकनीकी पूछताछ के लिए अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे आप ये जो नंबर दिया गया है इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए ईमेल आईडी है, इसमें आप ईमेल करके पूछताछ कर सकते हैं अगर आपको किस प्रकार का दिक्कत होगा तो। और नोट शनिवार, रविवार और राष्ट्रीय छुट्टी को छोड़कर 10 से 5 बजे तक ये सेवा उपलब्ध रहेगा। अन्यथा ये सेवा अदरवाइज मतलब जो दूसरा दिन है उसी के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और देखिए ये सब नहीं है। हाँ यहाँ देखिए आपका अगर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन का जो लिंक है यही लिंक है, लिंक आप लोग देख लीजिए। इस लिंक पे ही आपको जाके आवेदन करना है, ठीक है। या फिर ये देखिए ये है 2 लिंक बताया गया, यहाँ 2 लिंक आपको जाके आवेदन करना है, ठीक है। इसमें बताया गया कितना फोटो वगैरह, फोटो का साइज क्या होगा और रंगीन फोटो मांगा है गया है जेपीजी प्रारूप में, ठीक है। जेपीजी फॉर्मेट में अधिकतम 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 500 पिक्सल का चौड़ाई होना चाहिए, ठीक है। और ऊंचाई भी 500 पिक्सल ये बताया गया। आप वेबसाइट में जाकर बढ़िया से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, सारा डिटेल्स, ठीक है। सब कुछ भरने के बाद आपको पेमेंट के लिए 500 रुपये मांगा जाएगा, ठीक है। इसका फी क्या है 500 रखा गया है। 500 रुपये इसका आवेदन फी है, ठीक है। ये आप किसी भी यूपीआई की तरफ से भी या फिर बैंक चालान के माध्यम से भी इसका भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो आवेदन करना है लेकिन बाद में ये आपको रिटर्न मिल जाएगा। आवेदन शुल्क काटने के बाद 400 रुपया वापस कर दिया जाएगा। इनके लिए महिला ST SC PWBD या एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है ये रिटर्न हो जाएगा पैसा, ठीक है, 400 रुपया, ठीक है। आप लोगों को वेबसाइट बता दिए। तो ये थी जानकारी दोस्तों, कैसे आपकी जानकारी बताइए हमको कमेंट में। और वीडियो पसंद लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही जानकारी जो आपको काम का जॉब से रिलेटेड जो आप लोग तक नहीं पहुंचता है, अलग अलग वेबसाइट से खोज के निकालते हैं आप लोग तक प्रोवाइड करते हैं। तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।